प्रश्न नंबर 1, हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? ए. अतिका मीर, बी. शाहीन दरजादा, सी. हिमांशी टोकस, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमांशी टोकस होगा। सिर्फ 20 साल की उम्र में नई दिल्ली की जूडोका हिमांशी टोकस ने इतिहास रच दिया है। वह जूडो की जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने जूनियर महिला 63 किलोग्राम भार वर्ग में यह नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। इस सफलता से पहले हिमांशी ने इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और एशिया में भी नंबर 1 का स्थान पाया। गुजरात की शाहीन दरजादा भी जूनियर महिला 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व में चौथे स्थान पर है। यह पहली बार हुआ है जब दो भारतीय जूडोका विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में शामिल हैं। हिमांशी का अगला लक्ष्य 5 से 7 अक्टूबर को लीमा में होने वाली आगामी जूडो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट की सदस्यता निलंबित की है? ए. पाकिस्तान, बी. अमेरिका, सी. श्रीलंका, डी. इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 23 सितंबर 2025 को अमेरिका की क्रिकेट इकाई यूएसए क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कड़ा फैसला यूएसए क्रिकेट की प्रशासनिक और अनुपालन संबंधी लंबे समय से चली आ रही गंभीर विफलताओं के कारण लिया गया है। बोर्ड आईसीसी के संविधान का लगातार उल्लंघन कर रहा था और एक कार्यात्मक शासन संरचना लागू करने में भी विफल रहा। हालांकि आईसीसी ने ये स्पष्ट किया है कि निलंबन के बावजूद यूएसए की राष्ट्रीय टीमें आईसीसी के आयोजनों में खेलती रहेंगी। खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए आईसीसी ने अस्थायी रूप से हाई परफॉर्मेंस कार्यक्रम और टीम लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है। आईसीसी ने सुधार के लिए एक सामान्यीकरण समिति भी गठित की है, जो बहाली के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तभी बहाल होगी जब इसमें स्पष्ट और प्रमाणित सुधार दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ए. भारत, बी. चीन, सी. सिंगापुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। भारत सरकार ने देश में चांदी के कुछ खास आभूषणों के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने इन आभूषणों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। यह प्रतिबंध अगले साल 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सरकार ने ये सख्ती इसलिए की है ताकि थाईलैंड जैसे आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए का दुरुपयोग न हो सके। दरअसल सरकार को यह आशंका थी कि बिना शोधित आभूषणों के नाम पर बड़ी मात्रा में चांदी का आयात किया जा रहा था। अब प्रतिबंधित श्रेणी के तहत इन चांदी के आभूषणों को आयात करने के लिए व्यापारियों को सरकार से अनिवार्य रूप से लाइसेंस या अनुमति लेनी होगी। यह फैसला घरेलू चांदी उद्योग को अनियंत्रित आयात से बचाने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जलविद्युत परियोजना को कहां मंजूरी मिली है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. गुजरात, सी. गोवा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश होगा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास स्थित एक महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना को ग्रीन क्लियरेंस दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने ऊपरी सुबनसिरी जिले में 2220 मेगावाट की ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना चीन द्वारा तिब्बत में यालुंगसांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की खबरों के बीच आई है, जिसे भारत के लिए एक चिंता का विषय माना जा रहा है। ओजू परियोजना, जिसे पूरा करने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए और करीब 5 साल लगेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी। ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञ समिति ने डेवलपर को कुछ कड़े निर्देश भी दिए हैं,
जिनमें हिमनद झील के फटने से होने वाली बाढ़ के खतरों को डिजाइन में शामिल करना और रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करना शामिल है। ये कदम क्षेत्र की सुरक्षा और नदी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायतों ने बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। यह उपलब्धि इसलिए विशेष है क्योंकि इन पंचायतों में पिछले 2 वर्षों से एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं किया गया है। स्थानीय समुदायों, सरकारी प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के सामूहिक प्रयासों से यह सफलता मिली है। यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि सामूहिक प्रयासों से सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। सूरजपुर का ये कार्य देश के अन्य जिलों और राज्यों को भी बाल विवाह मुक्त समाज की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहां शुरू हुआ है? ए मुंबई, बी दुबई, सी टोक्यो, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दुबई होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस विभाग ने वित्तीय खुफिया इकाई के साथ सूचना साझा करने और समन्वय बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए? ए गृह मंत्रालय, बी दूरसंचार विभाग, सी रक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूरसंचार विभाग होगा। दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली वित्तीय खुफिया इकाई ने सूचना साझा करने और समन्वय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। इस MOU के तहत दोनों एजेंसियां सूचना साझा करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP को लागू करेगी। इससे धोखाधड़ी का पता लगाने वाले विश्लेषण को मजबूती मिलेगी और एक त्वरित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया व्यवस्था तैयार हो सकेगी। सरकार का ये कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने, दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को ऑनलाइन खतरों से बचाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। इस समन्वय से अब धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? ए अग्नि प्राइम, बी ब्रह्मोस, सी त्रिशूल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्नि प्राइम होगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। देश ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अपनी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में हुए इस परीक्षण के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास चलती ट्रेन से मिसाइल दागने की उन्नत कैनिस्टराइज्ड क्षमता है। अब तक ये क्षमता सिर्फ रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास ही थी। अग्नि प्राइम मिसाइल को अब देश के किसी भी कोने में रेलवे ट्रैक के माध्यम से तेजी से ले जाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए मिसाइल की स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, जो भारत की सुरक्षा और सामरिक ताकत को एक नई ऊंचाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी द्रौपदी मुर्मू, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रमुख विकास परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन और सक्रिय शासन के लिए एक ICT सक्षम मंच है। इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गहन समीक्षा की।
इन परियोजनाओं में कुल 65,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है और ये देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। समीक्षा किए गए प्रमुख क्षेत्रों में खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल थीं। बैठक में प्रधानमंत्री ने समय पर क्रियान्वयन और केंद्रीय एवं राज्य अधिकारियों के बीच समन्वित दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति जैसी सभी अड़चनों को शीघ्रता से दूर किया जाए, ताकि इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं का लाभ नागरिकों को समय पर मिल सके। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।